हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। मैं आलोक श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बाराबंकी इंजीनियर्स कोचिंग के नाम से। और जैसा कि आप सबको पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है आप ही लोगों के लिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस का अभी कोई शेड्यूल नहीं है। और इसी के तहत जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उसमें उनको जो कोचिंग की तरफ से जो हेल्प मिल सकती है उसके लिए बाराबंकी कोचिंग की तरफ से आपको जीनियस कोचिंग की तरफ से सारे टीचर्स टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहे हैं। और उसी क्रम में जो इंग्लिश का सिलेबस है आपका, जो वनडे एग्जामिनेशन में एसएससी में भी आता है, एनडीए सीडीएस में भी है, बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट है वो मोर और लेस देखिए क्या होता है। कोई भी एग्ज़ाम अगर उसमें इंग्लिश का सिलेबस है और ग्रामर का पोर्शन बताया गया है तो मोर और लेस चीज़ें सेम होती हैं, बस खाली उसमें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है वो कहीं पर ज़्यादा कर देते हैं, कहीं पर कम रहता है। तो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, और उस पर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टॉपिक्स पढ़ाया जाता है, उस टॉपिक पे जो देखिए दो चीज़ें होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है और दूसरा प्रैक्टिस होती है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे सिलेबस के, है ना, तो टॉपिक वाइज जो भी कॉन्सेप्ट आपने है वो अगर तैयार कर लिया तो उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर आप आसानी से उसका जवाब कर सकते हैं। और जो लास्ट सेशन था हमारा, उसमें मैंने एक टॉपिक शुरू किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। लास्ट टॉपिक विच आई स्टार्टेड इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी को कॉनकॉर्ड भी कहते हैं, एज यू नो। कॉनकॉर्ड का मतलब समझौता होता है, एग्रीमेंट का मतलब भी समझौता होता है। हाँ ठीक है, तो पहले तो जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं बहुत बहुत थैंक यू, और जो लोग नहीं जुड़े हैं तो अधिक से अधिक लाइक करिएगा इसको और शेयर करिएगा। देखिए शेयर करने के हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि जितना ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग इससे या इस लेक्चर या इस वीडियो से उनको प्रॉफिट होगा, और आपका फीडबैक भी मिलता रहेगा जिससे और बेहतर चीज़ें हम आपको दे पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। लास्ट लेक्चर में मैंने कंटिन्यू किया था और इसी को आज भी कंटिन्यू करते हुए, अब देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जो कॉमन एरर्स आते हैं उसको पहचानने के लिए आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने रूल्स पढ़े हैं, क्योंकि ग्रामर में क्या है बेसिक रूल्स हैं, और वो रूल्स अगर आपको तैयार हैं तो फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम चाहे कैसे भी आएँ आप उसको देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। तो ये उसी क्रम में है कि आप सेंटेंस में पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए एक आज का फर्स्ट है ए नंबर ऑफ, और दूसरा सेंटेंस है उसकी शुरुआत में अगर लिखा हो द नंबर ऑफ। अब देखिए क्या होगा जब ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर है अलग अलग। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक कॉमन नाउन लिखा गया होगा और आगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ किया गया होगा सेंटेंस में। और जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो सेंटेंस की वर्ब है वो दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं या नहीं, यही आपको देखना है। तो ए नंबर ऑफ अगर लिखा है तो यहाँ पर जो कॉमन नाउन होगा वो प्लूरल होगा, यानी कि बॉय नहीं होगा बॉयज़ होगा, गर्ल नहीं होगा गर्ल्स होगा, स्टूडेंट नहीं होगा स्टूडेंट्स होगा। ठीक। दूसरी बात, जो हेल्पिंग वर्ब है दैट विल ऑल्सो इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि इज़ नहीं होगा आर होगा, वॉज नहीं होगा वर होगा, हैज़ नहीं होगा हैव आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर सेंटेंस की शुरुआत ए नंबर ऑफ से हो रही है तो कॉमन नाउन और हेल्पिंग वर्ब दोनों प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ प्लेयर्स हैव assembled there। अब यहाँ आप देखें इस सेंटेंस में लिखा हुआ ए नंबर ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स क्या है आपका कॉमन नाउन है और किस फॉर्म में, प्लूरल, और ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब में है और ये भी आपकी प्लूरल फॉर्म में, सही है। लेकिन अगर एक ही जगह यहाँ पर द लिख दिया तो फिर यहाँ पर देखिए चेंजेस कहाँ पर आएगा। कॉमन नाउन तो प्लूरल रहेगा क्योंकि ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, इसको भी याद रखिएगा। चेंजेस यहाँ पर होगा, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब या मान लीजिए मेन वर्ब आप यूज़ करेंगे दैट विल सिंगुलर इन फॉर्म, ये यहाँ पर बदलाव होगा। अब अगर इसका सेंटेंस आप बनाएं द का तो कुछ ऐसे बनेगा कि द नंबर ऑफ बुक्स, अब यहाँ पर वो गलती देंगे, वो आर मिसिंग लिखा होगा या इज़ मिसिंग लिखा होगा। इसमें दो में से आपको अगर सेलेक्ट करना हो तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, रूल पता है आपको, तो आपको पता है
यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। तो द नंबर ऑफ बुक्स इज मिसिंग इन द लाइब्रेरी। तो याद रखिएगा ए नंबर ऑफ के बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। और ये आपके कॉमन एरर्स में से बहुत 10 में से 9 बार ये सवाल पूछे जाने की उम्मीद है आपके, ठीक है भाई। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। वो भी आपके एग्जाम्स में एकदम समझ लीजिए, कुछ चीज़ें होती हैं ना हॉट केक की तरह। हॉट केक समझते हैं, जो चीज़ हाथों हाथ बिक जाए, हाथों हाथ जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है उसे कहते हैं, एक फ्रेज़ है। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सेंटेंस में मैनी लिखा होता है, कभी कभी लिखा होता है अ ग्रेट मैनी, अ लार्ज मैनी। फाइन, कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस में मैनी, अ ग्रेट मैनी या लार्ज मैनी आ जाए तो इसके बाद यहाँ पर कॉमन नाउन और हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, जाहिर सी बात है आपको पता है मैनी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। इसका मतलब इसके बाद नाउन कैसा होगा, प्लूरल। और प्लूरल नाउन है, जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। जैसे अ ग्रेट मैनी बैटल, अब ये बैटल नाउन है जो कि सिंगुलर है, इसमें एस लगाएंगे तब ये प्लूरल बनेगा। तो आपको लिखना होगा अ ग्रेट मैनी बैटल्स, वॉस की जगह वर, फॉट ऑन द इंडियन सॉइल। देखिए अ ग्रेट मैनी बैटल्स वर फॉट ऑन द इंडियन सॉइल। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में मैनी आ गया, ग्रेट मैनी या लार्ज मैनी लिखा है, तो उसके बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल दोनों होना चाहिए, यानी कि बैटल्स और वर्ब, ये आपको कंसिडर करना है। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा सवाल बनता है, मान लीजिए मैनी के बाद ए लिखा हो, ये भी एक कॉन्सेप्ट है क्या, कि मैनी के बाद अगर ए लिखा है तो फिर यहाँ पर जो कॉमन नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में लिखिएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब होगी दैट विल ऑल्सो इन सिंगुलर फॉर्म। सही है। जैसे मैनी अ बॉय, अब यहाँ हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉय नाउन सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। मैनी अ बॉय हैज़ पास्ड इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जाम। सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट कि मैनी या ग्रेट मैनी या लार्ज मैनी लिखा है तो कॉमन नाउन प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, लेकिन अगर मैनी आ लिखा है तो नाउन सिंगुलर और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। दोनों का एग्जाम्पल ही मैंने आपको लिख दिया है। प्लीज, दिस वाज द सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे एंड कम टू द नेक्स्ट वन। देखिए इंग्लिश में दो ही चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा प्रैक्टिस है। कॉन्सेप्ट अगर आपको तैयार है, प्रैक्टिस आपने की है, तो कोई भी सेंटेंस आपके सामने आएगा, आप उसे ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे कि उसमें गलती किस पार्ट में। सही है। ओके, नेक्स्ट वन। और ये जो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ इस पर देखिए मैंने 5 स्टार मार्क किया है। 5 स्टार रैंकिंग आप सभी जानते हैं। 5 स्टार का मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंग्लिश में कुछ चीज़ें आपके जो सिलेबस में हैं वो रिपीटिटिव होती हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में उनको कई दफ़ा पूछा गया है, इसीलिए उनका जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो रूल है कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी सेंटेंस में वन ऑफ लिखा हो, ईच ऑफ लिखा हो, एवरी वन ऑफ लिखा हो, आइदर ऑफ लिखा हो, नाइदर ऑफ लिखा हो, नन ऑफ लिखा हो। क्या कहा मैंने? वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या नन ऑफ। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, जो रूल में लिखने आना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके तुरंत बाद एक तो आर्टिकल दा का आना चाहिए। कभी कभी मिस्टेक यहीं पर आती है कि वो दा नहीं देते हैं, जबकि आप याद रखिएगा इनके बाद आर्टिकल दा आएगा, और इसके तुरंत बाद जो कॉमन नाउन और हेल्पिंग वर्ब। कॉमन नाउन कैसा होगा बताएं? अभी आपको बताया थी ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो यहाँ वर्ब के प्लूरल नाउन होगा, लेकिन जो वर्ब होगी ये आपको याद रखना है सिंगुलर फॉर्म में होगी। और एक बात और, आगे अगर पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है आपने या पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ किया है दैट विल ऑल्सो सिंगुलर इन फॉर्म। ठीक है। तो चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, मैं हट गया हूँ।
और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल्स में से एक है कि वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या नन ऑफ के बाद द आएगा, द के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर, और आगे पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा दैट विल ऑल्सो सिंगुलर इन फॉर्म। एक एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं कैसे। देखिए, जैसे मान लिया सेंटेंस कुछ ऐसे लिखा हो कि वन ऑफ, ठीक है, उसके बाद द लगाइए, फिर प्लेयर की जगह क्या लिखेंगे आप, प्लेयर्स, क्योंकि नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, वन ऑफ द प्लेयर्स। अब गलती यहाँ पर होगी, पता है, वो हैज़ या हैव, मान लिया दो ऑप्शन आपको दे रहे हैं, और इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक एडवर्ब लगा दिया, वेल, सही है। अब आपका जो एरर है वो पता है किस पार्ट में है, वो इस पार्ट में है, क्या कि वन ऑफ द प्लेयर्स के बाद ये जो हैज़ और हैव लिखा हुआ है, इसमें हैव गलत है, हैज़ सही है। तो याद रखिएगा, इनमें से कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, वन हो, ईच हो, एवरी वन हो, आइदर हो, नाइदर हो, नन हो, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, पॉजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर। दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस यू हैव टू कीप इनटू योर माइंड दैट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल्स, प्लीज। Now come to the next one, that is very very important also. Yesterday next last वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि एंड से मान लीजिए अगर दो नाउन जुड़े हों तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है, आपको पता है। लेकिन मान लीजिए, सपोज करिए दो नाउन एंड से जुड़ रहे हैं आज, एंड से, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा हो ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश वियरिंग कोट टुडे। दो ऑप्शन है आपके पास, एक इज का, एक आर का, बताइए क्या लगाएंगे यहाँ पर। एक ये सेंटेंस हो गया फर्स्ट, एक सेंटेंस और लिख देता हूँ आपके लिए कि एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर डैश प्रेजेंट देयर। फिर दो ऑप्शन है आपके पास, एक वॉज का और एक वर का। प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स। यहाँ पर ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाले में इज या आर में से क्या आएगा, और ऐसे ही एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वाले में वॉज या वर में से क्या आएगा। देखिए एग्जाम्पल से जब आप पढ़ते हैं तो चीज़ें और भी आपको आसानी से याद हो जाती हैं, तो इसी क्रम में ये पढ़ाया गया आपको। अब देखिए इसमें रूल ये है कि एंड से दो नाउन जुड़े हैं। देखिए यहाँ पर नाउन नंबर 1 है बॉय और यहाँ पर नाउन नंबर 2 है आपका गर्ल। एंड से दो नाउन तो जुड़े हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इससे पहले ईच लिखा हुआ है और गर्ल से पहले भी ईच लिखा हुआ है। तो रूल क्या कहता है कि एंड से अगर दो नाउन जुड़े हों लेकिन उससे पहले अगर ईच या एवरी आ जाए तो फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो यहाँ आर जो है वो गलत है, इज सही है, तो यहाँ इज वियरिंग हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए सोल्जर आपका नाउन नंबर 1 है और ऑफिसर आपका नाउन नंबर 2 है, और दोनों से पहले क्या लिखा हुआ है, सोल्जर से पहले एवरी लिखा हुआ है और ऑफिसर से पहले भी एवरी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। तो सिंगुलर आप जानते हैं, वर्ब जो है वो प्लूरल है, वॉज है, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, वॉज, कि एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वॉज प्रेजेंट देयर। फाइन। तो क्या कहा हमने, हाँ इसी में एक और तीसरा रूल है, उसको भी देख लीजिए यहीं पर, कि अगर मान लीजिए नो लिखा हो और नो के बाद भी जैसे नो टीचर एंड नो स्टूडेंट डैश अराइव्ड येट। अब यहाँ दो ऑप्शन दे रहे हैं आपको, एक हैज़ का और एक हैव का। फाइन। तो अब इस रूल को भी इसी में याद कर लीजिए कि एंड से दो नाउन जुड़े हों और उस नाउन दोनों नाउन से पहले अगर ईच हो, एवरी हो या नो लिखा हो तो फिर सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हैज़ सही है, हैव गलत है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट हैज़ अराइव्ड येट। फिर से एक बार समराइज कर रहा हूँ कि एंड से दो नाउन जुड़े हों और दोनों नाउन से पहले अगर ईच आ जाए, एवरी आ जाए या नो लिखा हो तो उसके बाद यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। फाइन। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो, और दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल्स। आपके कॉमन एरर्स में बहुत दफ़ा ये पूछा गया है, इसलिए प्लीज़ इसको याद रखिएगा।
चलिए इसी क्रम में आज आपको एक और रूल बता देते हैं, एक और कॉन्सेप्ट। और वो जो कॉन्सेप्ट है उससे भी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसलिए रहता है क्योंकि उस कॉन्सेप्ट में दो नाउन आते हैं। हाँ, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया विद लिखा हो, along with लिखा हो, together with लिखा हो, with along with together with लिखा हो, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट है एंड नॉट लिखा हो, लाइक लिखा हो, अनलाइक लिखा हो। अब आप कहेंगे ये विद अलॉन्ग विद टुगेदर विद एंड नॉट लाइक या अनलाइक यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर कंजंक्शन एंड जैसे होता है वैसे ही यहाँ पर ये विद जो है वो कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, सही है। अब क्या होगा इससे, मान लिए यहाँ पर आपने लिखा है नाउन नंबर 1 और यहाँ पर आपने जोड़ा है किसको, नाउन नंबर 2 को। और आपको पता है कि आप एक सेंटेंस में जितना मर्जी चाहे उतने सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन आप ऐड कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो एक ही होगी। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में मान लिया हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज़ करनी है तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, मतलब नाउन नंबर 1 के या नाउन नंबर 2 के, ये आपको जवाब देना है। प्लीज़ कमेंट करिएगा बॉक्स में कि अगर विद अलॉन्ग विद टुगेदर विद एंड नॉट लाइक या अनलाइक से आपने दो नाउन्स को जोड़ा है तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी, नाउन नंबर 1 या नाउन नंबर 2। चलिए बहुत लोग जवाब दे रहे हैं। अब इसमें याद रखिएगा, ये मैं यहाँ पर ऐसे बना दे रहा हूँ एरो, यहाँ पर हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर 1, ये आप कह सकते हैं जो भी आपका नाउन यहाँ पर होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। ज़रूरी नहीं है कि वो प्लूरल हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगुलर हो, डिपेंड करता है कि ये जो पहला नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हो रवि along with his brothers dash coming today। अब 3 ऑप्शन अगर दे दें आपको इज एम आर का तो बताइए क्या लिखेंगे आप। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि इनसे अगर दो नाउन जुड़े हों तो वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर 1। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट नंबर 1 कौन है, रवि है, नाउन नंबर 1 है और ये सिंगुलर है, ठीक है। और हिज ब्रदर्स ये आपका नाउन नंबर 2 है और ये प्लूरल है। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो एम नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, इज आएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, इज कमिंग टू। फाइन, चलिए एक और देख लेते हैं। माई अंकल्स अनलाइक माई फादर डैश वेरी स्ट्रिक्ट। लिखा है माई अंकल्स अनलाइक माई फादर डैश वेरी स्ट्रिक्ट। फिर आपके पास 3 ऑप्शन है इज एम आर का, सही है। फिर अगर देखिए आपको रूल पता है कि अनलाइक से ये कंजंक्शन है, यहाँ पर इससे आपने दो नाउन्स को जोड़ा है। माई अंकल्स ये नाउन नंबर 1 है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पर माई फादर ये आपका नाउन नंबर 2 है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, सही है। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर आपने लाइक या अनलाइक से दो नाउन को जोड़ा है तो हेल्पिंग वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट। अब फर्स्ट प्लूरल है, इसका मतलब इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा। फाइन, तो प्लीज़ मार्क करिएगा इस सेंटेंस को। मैंने कहा कि विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एट, नॉट, लाइक, अनलाइक, अगर ये कंजंक्शन लिखे और इनसे आपने दो नाउन यूज़ किए हैं तो वर्ब इज़ यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। फाइन, चलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ये रूल्स बहुत आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और मैं मानता हूँ कि जो पूरी इंग्लिश ग्रामर है वो दो ही चीज़ पर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पर और फैक्ट पर, कुछ तीसरा चीज़ नहीं है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको फैक्ट्स पता है तो फिर सेंटेंस चाहे कैसा भी लिखा हो, आप उसमें चाहे तो एरर फाइंड आउट करना हो या उसमें क्या करना हो, आपको इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस करना हो या फिर इन द ब्लैंक्स करना हो, आपको अगर सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर पता है और कौन सा वर्ड कहाँ पर प्लेस किया जाएगा और ये पता है, देन यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। ठीक, इसी कंटिन्यूएशन में चलिए एक रूल और आपको बता देते हैं। एक वर्ड आप सब ने सुना होगा सम, है ना। अब जो सम वर्ड है
समटाइम्स इट क्रिएट कन्फ्यूजन, कहीं ना कहीं इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। वो कैसे होती है उसको मैं बताऊंगा आपको। जैसे सम के बाद, सम एक एडजेक्टिव है, एज यू नो सम एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद दोनों ही तरह के नाउन आ सकते हैं। काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ मार्क करिएगा कि सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन लिखा है तो ये प्लूरल होगा, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन है तो जाहिर सी बात है अनकाउंटेबल सिंगुलर प्लूरल होगा नहीं, तो जो अनकाउंटेबल होगा वो लिख देंगे। और फिर जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर, क्योंकि आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी यूज होती है, सिंगुलर। जैसे अगर लिखा हो सम प्लेयर्स हैव प्लेड वेल, सही है। और दूसरा सम मिल्क इज रिक्वायर्ड नाउ। अब आप देखें यहाँ पर सम के बाद प्लेयर्स आ गया, ये कैसा नाउन है आपका, काउंटेबल प्लूरल, और मिल्क कैसा नाउन है आपका, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसी है, सिंगुलर, और यहाँ प्लूरल होने की वजह से ये जो हेल्पिंग वर्ब है कैसी है आपकी, प्लूरल। फाइन। तो सम एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो ये प्लूरल रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल रहेगी। सम के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि सम के साथ क्वेश्चन बनते हैं बहुत। मान लीजिए सेंटेंस में लिखा हो समबडी या समवन। अब यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अभी आपने जो सम यूज़ किया था वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा था उस सेंटेंस में, लेकिन जब जैसे ही आप समबडी या समवन लिखते हैं तो ये एडजेक्टिव नहीं रह जाता, पता है, ये बन जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, सही है। अब जब इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में आप समबडी या समवन का यूज़ करते हैं और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है, ठीक। और जब ये वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो जाहिर सी बात है इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आप यूज़ करेंगे दैट विल ऑल्सो सिंगुलर इन फॉर्म। जैसे कि समबडी इज इन द रूम, या समवन हैज़ स्टोलन माई वैलेट, ठीक भाई। अब अगर आप देखें तो यहाँ समबडी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, इनडेफिनिट प्रोनाउन के फॉर्म में है, सिंगुलर मानते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सही है। इसी तरीके से समवन हैज़ स्टोलन, यहाँ हैज़ यूज़ किया, ये भी कैसा है आपका, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो समवन या समबडी लिखा हुआ है वो एडजेक्टिव ना होकर के इनडेफिनिट प्रोनाउन के फॉर्म में है। तो जब इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो इसे सिंगुलर कंसिडर करते हैं, और जब वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा आपका, सिंगुलर होगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर, है ना। तो कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, रूल याद करते जाइए, है ना। सेंटेंस अगर जैसे ही आपकी नज़रों के सामने आएगा, सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, ठीक। टुडे लास्ट जो है इसका कि मान लीजिए सिर्फ सम लिखा हो। अभी मैंने आपको बताया सम एडजेक्टिव है तो सम के बाद नाउन भी यूज़ किया, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल वही बता दिया। फिर आपको बताया सम के साथ अगर समबडी या समवन लिखा हो वही बता दिया। अब सिर्फ सम अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में हो और सेंटेंस यहाँ पर बनाना हो तो क्या करेंगे, पता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ सम है तो फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में हो। जैसे सम आर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ सम लिखा हुआ है, ना इसके बाद कोई नाउन लिखा है, ना फिर ना ही इसमें समबडी या समवन करके आपने कोई इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाया है। तो अगर सिर्फ सम सब्जेक्ट है तो फिर हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। दिस यू आल्सो रिमेंबर, फाइन।
तो उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपने पढ़े और एक बार समझे होंगे। अब ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है हाँ वो आप प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके दीजिएगा, ताकि जो फीडबैक मिलेगा फिर हम उस पर आगे आपसे बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड और जो क्वेश्चन होगा उसको लेकर के आएंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वन, थैंक यू।